हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने डाइजेशन और रेस्पिरेशन पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है, इससे पहले वाली क्लासेस को आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से, रक्त के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जो ब्लड पर क्वेश्चन बनता है, रक्त पर जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रक्त की स्टडी को कहते क्या है। ब्लड की स्टडी को कहा क्या जाता है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ब्लड की स्टडी को बताओ क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए। हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। क्योंकि अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसे ब्लड की स्टडी ही बोलेंगे ना, तो इसे क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? हीमेटोलॉजी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको रक्त के बारे में सारी छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हीमेटोलॉजी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ब्लड जो है वो होता क्या है, रक्त जो है वो होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रक्त जो है, ब्लड जो है, ये एक प्रकार का उत्तक होता है। उत्तक मतलब टिश्यू। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। इसका मतलब क्या है? जो दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है और किस फॉर्म में मिलता है? वो तरल की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। ये ऑर्गन्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा इसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट आता है, इसे हम बोलते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू। सॉफ्टेस्ट टिश्यू का क्या मतलब होता है? कि सबसे नरम उत्तक होता है ये। हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे नरम उत्तक क्या होता है? तो सबसे नरम उत्तक होता है ब्लड। अगर पूछे कि जो ब्लड है वो उसका पीएच कितना होता है, फिर उसका टेस्ट कैसा होता है, अगर टेस्ट हमसे पूछा जाए कि ब्लड टेस्ट में कैसा होता है, तो हम बताएंगे तीसरा पॉइंट, ये टेस्ट में होता है स्लाइटली, हम बोलेंगे थोड़ा सा सोल्टी होता है। ठीक है, सोल्टी टेस्ट होता है इसका। तो टेस्ट अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सोल्टी टेस्ट होता है इसका। सोल्टी यानी कि नमकीन। अच्छा, नमकीन टेस्ट क्यों होता है बताओ? क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच बताओ कितनी होती है? 7.4 होती है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ब्लड? सोल्टी। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। एक क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किस रेंज से किस रेंज तक काम करता है। तो 7 से लेकर 7.8 तक की पीएच जो है, उस रेंज में हमारा शरीर यानी कि हमारा ब्लड काम करता है। अब ये 7 से 7.8 का मतलब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अगर हमारे ब्लड का पीएच 7 से कम हो जाता है, वैसे तो इसका एग्जैक्ट 6.8 है, पर अगर हम माने कि इस रेंज तक अगर काम करे तो 7 से कम हो जाता है और 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर किसी इंसान के ब्लड का पीएच 7 से कम या फिर 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पीएच में ही वर्क कर सकता है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा पीएच हो जाएगी तो इंसान की बॉडी वर्क नहीं करेगी, और अगर इंसान की बॉडी वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। बात करेंगे 7.8 पीएच होती कब है, मतलब कब ऐसा चांस आता है कि किसी भी इंसान के ब्लड का पीएच 7.8 से ज़्यादा हो जाए? बताओ कब आता है ऐसा? ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है? चलो मुझे ये बताओ, ये पीएच के बारे में पढ़ते हैं पहले। पीएच क्या होती है? पीएच स्केल पढ़ा है? 0 से लेकर 14 तक की रेंज होती है। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है? एसिड, अम्ल। 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? बेस, क्षारक। इतना पता है ना? ठीक है। 7 पर जो पीएच आती है वो किसकी आती है? आश्रित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर की। सिंपल जो
अपना आरओ वाला पानी होता है, उसकी पीएच होती है 7। 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे, जैसे नींबू, आंवला, इनमें अम्ल होता है, ये खट्टे होते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो वो कड़वी होती है, उनमें कैसा होता है, बेस होता है। इतना समझ में आ गया। अब इसकी पीएच जो है वो 7.4 है, तो इसको हम हल्की क्षारीय बोल सकते हैं। इसकी पीएच कैसी है, हल्की क्षारीय, स्लाइटली बेसिक। कई बार ना हमसे डायरेक्ट पीएच ना पूछ के पूछ लेते हैं कि बताओ माध्यम कैसा है, तो हम कहेंगे स्लाइटली बेसिक माध्यम है, स्लाइटली एल्केलाइन भी बोल सकते हो। बेसिक के लिए दूसरा वर्ड ना एल्केलाइन इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में कहते हैं हल्का क्षारीय। कैसा होता है ये, हल्का क्षारीय। अब मैंने क्या बोला, पीएच कितनी हो जाए, 7.8 से ज़्यादा। कब होगी, जब कोई कड़वी चीज़ खा ली जाए। कड़वी चीज़ क्या, करेले या फिर नीम, इतना नहीं, कुछ ज़्यादा कड़वा। कई बार चीज़ों को लिए हमें कुछ खारा लगता है, हम कहते हैं जहर जैसा खा रहा है ये, तो जहर बेसिक इन नेचर। जहर कड़वा होता है, बेसिक इन नेचर। जब कोई इंसान जहर खा लेता है, पी लेता है, या कोई उसे दे देता है, इन द सेंस हम बोलेंगे कि उसके शरीर में अगर जहर ने प्रवेश कर लिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उसका जो ब्लड का पीएच है वो 7.8 से ज़्यादा हो गया है। और जब उसके ब्लड का पीएच 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उस इंसान की क्या हो जाती है, डेथ। क्लियर है इतना, ठीक है। एसिडिक कब होगा, जब एसिड पी लेगा। कोई HCl पी लिया, कोई H2SO4 पी लिया, गलती से चला गया बॉडी में, किसी ने उसके शरीर में डाल दिया, तो उसकी ब्लड का पीएच कैसा हो जाएगा, 7 से कम, डेथ हो जाएगी। इतना क्लियर है। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, जब भी हम दूध के पैकेट, दही के पैकेट, बिस्किट या कुछ भी खाने की चीज़ लेते हैं तो हम उस पर एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि वो फिर उसके बाद प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर पाता जो उसको करना है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स हमें देने हैं वो नहीं दे पाता, उसमें ख़राब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। क्या जहर की एक्सपायरी डेट होती है, होती है जहर की एक्सपायरी डेट, जहर एक्सपायर होता है, नहीं होती। जहर की एक्सपायरी डेट होती है और लोग उसे चेक करके लेते हैं। अगर जहर एक्सपायर्ड होगा तो क्या काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, जहर कोई इंसान लेता है, मान लो किसी दुकान पे जाके जहर लेता है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे जहर पीना है, एक बोतल जहर दे दो, ऐसा तो नहीं बोलता ना। जहर किस चीज़ के लिए होता है, कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी जो कीट वगैरह पौधों पे लग जाते हैं, उसके लिए, पौधों पर छिड़कने के लिए आते हैं, है ना। जो कीटनाशक होते हैं वो पौधों पे छिड़कने के लिए आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उनको चेक करके लेना पड़ता है। क्योंकि जहर एक्सपायरी डेट के बाद कम जहरीला नहीं होता, ज़्यादा जहरीला हो जाता है। दूध है ना, एक्सपायर्ड हो गया तो वो जहरीला हो जाता है। ऐसे ही जहर भी जो एक्सपायरी डेट है उसके जाने के बाद और जहरीला हो जाएगा। अभी हमें जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड चाहिए वो सिर्फ इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए चाहिए ना, हम पौधे को तो नहीं मारना चाहते। अगर एक्सपायर्ड जहर पौधे के ऊपर डाल दिया जाएगा तो उससे पौधा भी मर जाता है, इसीलिए एक्सपायर्ड जहर नहीं लिया जाता, और कोई भी जहर इंसान को मारने के लिए नहीं बनाया हुआ होता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब जो हमारे ब्लड की पीएच है वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ब्लड होता कितना है, ब्लड का अमाउंट कितना होता है। अमाउंट बताओ ब्लड का कितना होता है, कितना होता है, 12 से 14 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ग्राम कितना होता है, अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो इतनी चीज़ आती है ना, 100 ग्राम इतना सा ही सामान आता है। तो क्या इतना सा ब्लड है हमारे अंदर, ब्लड तो बहुत सारा है। जब किसी को चोट लगती है और ब्लड का लॉस होता है तो कितने सारे ब्लड का लॉस होता है ना, वो 100 ग्राम ही थोड़ी होता है। अब 100 ग्राम भी इतनी चीज़ है, तो आप तो 10 या 12 ग्राम बता रहे हो, तो वो तो इतनी सी हुई, तो इतना सा ब्लड तो हमारे अंदर नहीं होता ना। ये जो 10 से 12 बता रहे हो ना आप, ये हीमोग्लोबिन है। बता आप सही रहे हो, क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है, कितना खून है, 10 ग्राम, बोला ऐसे ही जाता है। पर असलियत में वो खून नहीं पूछते, वो हीमोग्लोबिन पूछते हैं, और ये हीमोग्लोबिन होता है जो 12 से 14 ग्राम आपने बताया है। अगर ब्लड की पूरी वैल्यू पूछें तो 5 से 6 लीटर का ब्लड हमारे शरीर में होता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर।
महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है, किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले। नर के मुकाबले मादाओं में जो ब्लड है वो आधा लीटर कम मिलता है। मतलब जो एवरेज वैल्यू इंसान की या नर की, मेल की निकलती है, उससे आधा लीटर कम वैल्यू होती है फीमेल के अंदर। क्योंकि फीमेल में हर महीने माहवारी के कारण, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण काफ़ी सारे ब्लड का लॉस हो जाता है। इस वजह से फीमेल में कम ब्लड मिलता है, हीमोग्लोबिन भी कम मिलता है, आरबीसी भी कम मिलता है। हम सबकी रेंज पढ़ेंगे। अब अमाउंट हमने पूछ ली, किसी भी इंसान के शरीर का कितना प्रतिशत भाग उसका ब्लड होता है? किसी भी इंसान के शरीर का कितना प्रतिशत भाग उसका ब्लड होता है? 7%। कितना प्रतिशत? किसी इंसान का शरीर का अगर 7% हम बोले, पूरे शरीर का जो भार है 7% उसका ब्लड होता है। और ब्लड का 10% वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर 5 लीटर ब्लड है ना, तो वो 500 ml डोनेट कर सकता है एक बार में। ठीक है ना? तो ब्लड डोनेट करने के लिए, अगर ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बताओ? ब्लड डोनेशन क्या होता है? रक्तदान, महादान। किसी की जिंदगी बच सकती है रक्तदान से। रक्तदान करना चाहिए, पर कई लोग नहीं करते। नो प्रॉब्लम, एक बार करना शुरू करोगे तो करना ही पड़ेगा ब्लड डोनेट। ठीक है? क्योंकि फिर ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बताऊंगी ब्लड फॉर्मेशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो रक्तदान करते हैं लोग, उनके अंदर क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। रक्तदान करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए पहले। दूसरा, खुद के अंदर ब्लड होना चाहिए। कहीं खुद के अंदर ब्लड है ही नहीं और रक्तदान करने बैठ जाओ। ठीक है? खुद के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ब्लड के थ्रू अगले बंदे में फैले। ऐसा ना हो खुद के अंदर बीमारी, अब ब्लड दे के अगले को भी बीमार कर दो, है ना? 3 चीज़ तो होगी। चौथा, उसके अंदर हम बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट ना चल रहा हो जिससे वो जो एंटीबॉडीज़ है वो दूसरे इंसान के शरीर में चली जाए। किसी इंसान को जब ब्लड देते हैं हम, तो उनके अंदर ब्लड डोनेशन के टाइम पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो मैच होना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्लड डोनेशन के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। एक बार में अपने ब्लड का 10% ही डोनेट करना चाहिए, और दूसरा ब्लड डोनेशन 3 महीने के बाद होना चाहिए। एमरजेंसी में 1 से 1.5 महीने बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हो आप, मतलब कई लोग होते हैं ना हर 2 महीने में 3 महीने ब्लड दे के आते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो कम से कम 3 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो ब्लड डोनेशन के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था ना अभी कि हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अभी बोला था ना, मैं अभी बताऊंगी आपको। क्या बताया था मैंने? रक्तदान तो बताया था। चलो, हीमोग्लोबिन नहीं, चलो आ जाएगा मुझे याद। तो ब्लड डोनेशन के लिए, रक्तदान के लिए मैंने आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ये भी मैंने बता चुकी हूँ लड़कियों में कैसे कम खून पाया जाता है। मैंने ये कहा था कि हम ना आगे बात करेंगे आरबीसी क्यों कम होता है, कितनी रेंज होती है, तो वो आगे आएगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड के अंदर ब्लड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किन किन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड? कंपोनेंट मतलब होता है घटक, कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो खून मिलकर बना होता है एक तो प्लाज्मा से, जिसको हिंदी में प्लाज्मा ही कहा जाता है। दूसरा होता है इसके अंदर ब्लड सेल्स। ठीक है? रुधिर कोशिकाएं। ये होता है इसके अंदर 55%, और ये होता है इसके अंदर 45%। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले हम पढ़ते हैं ब्लड सेल के बारे में। और ब्लड सेल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और मुझे याद आ गया मैं आपको क्या बताने वाली थी,
मैंने कहा था ब्लड का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। और ये क्वेश्चन आता है हमारा कि इंसान के शरीर में जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होती है। तो यहाँ छोटा सा टॉपिक साइड में डाल रही हूँ, याद रख लेना। ब्लड फॉर्मेशन यानी कि रक्त निर्माण, रक्त निर्माण। बताओ इंसान के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है बताओ। अगर एडल्ट की हम बात करें ना, वयस्क की अगर हम बात करते हैं तो होता है लीवर सॉरी बोन मैरो में, बोन मैरो में। बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। अब ये अस्थि मज्जा कहाँ पे होती है, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जांघ की हड्डी। अगर उसको बीच में से काट दिया जाए और फिर उसको ऐसे देखा जाए तो उसके अंदर एक जाल सा बना हुआ होता है हड्डी। जैसे मान लो ये हड्डी है, इसको ऐसे काट दो, अब इसको ऐसे देखो तो इसके अंदर एक जाल सा बना हुआ दिखाई देगा आपको, वो बोन मैरो कहलाती है। और उससे क्या होता है, ब्लड का निर्माण। पर जब इंसान बड़ा होता है और उसकी हड्डियाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसी वक्त बन सकता है ना। जब बच्चा छोटा होता है, मदर के पेट में होता है, या छोटा बच्चा अगर हम बोले, उसकी हड्डियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इतनी बड़ी भी नहीं होती, तो उनके अंदर बोन मैरो तो होती नहीं है, क्योंकि बड़ी हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो होती है ना, छोटी हड्डियों में तो बोन मैरो होती ही नहीं है। तो उसके अंदर बोन मैरो नहीं है, तो बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है बताओ। हाँ, लीवर। तो भ्रूण में रक्त का निर्माण, भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है लीवर में, रक्त का निर्माण होता है लीवर में, यकृत में, ठीक है, यकृत में रहेगा इसका। ये थोड़ा सा साइड में नोट कर लेना इसको, ये थोड़ा रह गया था। तो अगर इंसानों की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो हमारा आंसर रहेगा अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है, बड़ी लंबी हड्डियों के अंदर। और अगर भ्रूण की बात करें कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे लीवर में होता है, यकृत में होता है। उसके बाद हम यहाँ चल रहे थे कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के यानी कि रक्त के घटक बताने कि किन किन चीज़ों से वो मिलके बना होता है। तो प्लाज्मा और किससे बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, आरबीसी को अलग, डब्ल्यूबीसी को अलग और प्लेटलेट को अलग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम आरबीसी से। मुझे आरबीसी की आप फुल फॉर्म बता दो सबसे पहले। वेरी गुड, रेड ब्लड सेल। अब मुझे इसका हिंदी में मतलब बताओ। ठीक है, रेड ब्लड सेल बता दिया आपने, हिंदी में आपने मेरे को इसका मतलब बता दिया, लाल रक्त कोशिका। अब मुझे ये बताओ कि जो इसकी खोज है वो किसने की थी। खोज किसने की थी मुझे ये बताइए। करवा चुकी हूं मैं, बिना करवाए नहीं पूछती मैं कुछ भी। याद है आपको लिविंग सेल, एंटोन वॉन लेवनहुक ने 5 डिस्कवरीज की थी। बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। याद आ गया। तो उसमें एक आरबीसी भी पढ़ाया था मैंने आपको। तो खोज किसने की है, ए.वी. ल्यूवेनहुक ने। किसने की है इसकी खोज, ए.वी. ल्यूवेनहुक ने की है। ठीक है। आरबीसी का अगर हमसे अमाउंट पूछे कि कितना है तो क्या बताएंगे, मेल के अंदर, नर के अंदर अगर हमें पूछे नर में तो कितना है 5 to 5.5 मिलियन। और अगर फीमेल में हमसे पूछे कि कितना है, मादा के अंदर अगर हमसे पूछे कि कितना है तो हम कहेंगे 4.5 to 4.7 मिलियन। ये होती है रेंज। फीमेल में कम क्यों होती है, माहवारी के कारण, ब्लड लॉस के कारण इनके अंदर ये जो है आरबीसी का अमाउंट जो है वो कम होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें कि इसकी शेप कैसी होती है आरबीसी की, तो शेप होती है बायकॉन्केव, बायकॉन्केव शेप होती है। इसे बोलते हैं द्विअवतलीय आकार। इसका आकार कैसा होता है, आकृति बोलेंगे, शेप होता है ना। तो कैसा होता है इसका, द्विअवतलीय होती है इसका शेप। ठीक है। अगर हमसे इसकी लाइफ स्पैन पूछ ले कि जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन अगर हमसे पूछ लिया जाए, जीवन काल अगर हमसे पूछ लिया जाए, और काफ़ी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि जीवन काल बता दो, तो 120 दिन का होता है, 120 डेज, 120 दिन तक ये जीवित रहता है।
आरबीसी जब छोटा होता है तो इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज, सारी कोशिकांग पाई जाती है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है इसमें सारी कोशिकांग खत्म हो जाती है। तो आरबीसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 120 दिन के बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये चला जाता है स्प्लीन में। कहाँ चला जाता है? ये स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी बताते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हिंदी में इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। अभी बताती हूँ मैं ये क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, उनका काम क्या होता है? फेफड़ों का सांस लेना। जैसे हृदय होता है, हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करवाना। जैसे किडनी होती है, ब्लड को छानना। और जैसे ये हम बात कर रहे हैं लीवर होता है, लीवर का काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करना। ऐसे ही एक प्लीहा होती है। इस प्लीहा का काम क्या होता है कि ये शरीर में एक तो ब्लड को स्टोर करती है, दूसरा जो आरबीसी की डेथ हो जाती है, कहते हैं नए आरबीसी, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो उस आरबीसी को ये अपने अंदर क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो ये होती है प्लीहा। एक प्रकार का ऑर्गन है ये, जो क्या करेगा? आरबीसी की डेथ के बाद उसको क्या कर लेती है? ये स्टोर कर लेती है। इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, अदर नेम इसका एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड बैंक। कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी इज, बच्चे लिख के आते हैं हार्ट। दिल होता है ब्लड बैंक। दिल ब्लड बैंक नहीं होता। ब्लड बैंक क्या होता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन। कहाँ पाई जाती है? हमारी चेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चेस्ट में पाई जाती है। तो आरबीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है, आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी का नाम होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, दूसरा नाम इसका होता है अरिथ्रोसाइट। अरिथ्रोसाइट दूसरा नाम क्या होता है इसका? अरिथ्रोसाइट होता है। इसको अरिथ्रोसाइट बोलते हैं। खोज की एंटोन वॉन लीवनहुक ने। साइज में ये काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, नंबर में ये होते हैं मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन और फीमेल में होता है 4.5 से 4.7 मिलियन ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। शेप होती है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव क्यों होती है? ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन को ये अपने साथ ले सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो है जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, और ये वहाँ पर ब्लड का निर्माण करवाती है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इतना क्लियर है? आरबीसी की अगर हम रंग की बात करें कि आरबीसी का जो कलर है वो कैसा होता है, बताओ कैसा होता है कलर? आप कहोगे रेड। रेड नहीं होता। आरबीसी, सिंगल आरबीसी का जो कलर है वो आपको येलो दिखाई देगा। लेकिन अगर आरबीसी में थोड़ा सा रेडिश कलर दिखाई देता है तो जो रेड कलर है आरबीसी का वो किसकी वजह से लगता है? हीमोग्लोबिन की वजह से लगता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ठीक है, ये हीम जो होता है ये आयरन होता है और जो ग्लोबिन है ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो पूछा जाए अगर हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है तो हम कहेंगे आयरन पाई जाती है, लोहा। ठीक है, हीम ये हो गया ग्लोबिन। तो कौन सी धातु पाई जाती है इसके अंदर? लोहा पाई जाती है, लोहा। ठीक है, कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है अगर वो आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, तब आप मुझे यही बताओगे 11 से 12 ग्राम वाला, जो आपने 12 से 14 ग्राम बोला है। मेल के अंदर ये कितना होता है? 13 से 15 ग्राम। फीमेल के अंदर ये कितना होता है? 12 से 14 ग्राम। ठीक है, फीमेल के अंदर इतना। वही सेम फीमेल के अंदर क्या होता है? कम ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। 12 ग्राम से कम खून हो जाने पर या फिर 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाने, 12 ग्राम से कम
अच्छा, हीमोग्लोबिन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं HB। ठीक है, 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाने पर ये क्या करता है, ये एनीमिया कहलाता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी, कमी कहलाता है, खून की कमी। जब भी हीमोग्लोबिन कम है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं हमें चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा आलस सा रहता है, थोड़ी सुस्ती सी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, थोड़ा सा हम सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऐसे हाफने लग जाते हैं। डॉक्टर कहता है आप एक ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट के अंदर वो आपसे हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं और फिर बताते हैं आपका हीमोग्लोबिन कम है। फिर वो हमें क्या देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लस में हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे गाजर खाओ, अनार का जूस पियो, ताकि ब्लड का क्या हो जाए, लॉस खत्म हो जाए। अब हीमोग्लोबिन कम होने से जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर को जाके हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, देखो, हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हमारे शरीर के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीश्वसन। क्या होगा वहां पे? ऑक्सीश्वसन। और ऑक्सीश्वसन में हमें कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है? कल बताया था, कल की क्लास में कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है? 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो वो ऊर्जा हमें किसकी वजह से मिली? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को उठा के लेके गया। कहाँ पे लेके गया? हमारे बाकी सेल्स तक लेके गया है। वहाँ उस ऑक्सीश्वसन की वजह से हमें एनर्जी मिली है, तो उस एनर्जी का यूज़ हो जाता है हमारे फंक्शंस करने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, आप पढ़ रहे हो, एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो खाने से मिलेगी। ठीक है ना, खाने से मिलेगी, प्लस में जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन से मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर क्या देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? जल्दी थकावट आएगी, दिमाग तक जब नहीं पहुंच पाती तो ऐसे थोड़ा चक्कर से आने लग जाते हैं। प्रॉपर दिमाग तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम हो जाएगा तो दिक्कत। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत तो भी है, पर उतनी नहीं होती जितनी कम हो जाने पर होती है। ज़्यादा है, खून गाढ़ा हो जाता है, दिक्कत तो है पर उतनी नहीं है जितनी कम हो जाने पर होता है। तो एनीमिया क्या कहलाता है? लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सब तो मुझे वैसे ही पूछ सकते हैं, पूछिए। कोई है डाउट? तो आज की क्लास में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है। आरबीसी में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आपसे परसेंटेज भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये 5% रहता है और ये 95% रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में हम आरबीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ बताऊंगी। तो क्लास के साथ बने रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।